तो गाइज आज यहाँ पर हम लोग दो इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से, दैट इज़ द कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड क्यूसी कॉन्ट्रैक्ट। अब जब हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जब हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था तो ये दोनों टर्म हम लोगों ने देखे थे, यानी कि कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और क्यूसी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ था। आज इस लेक्चर में हम लोग इन दोनों कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिटेल में जाकर देखेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़कर देखेंगे। तो गाइज सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लेक्चर के बाद में कोई भी डाउट होता है तो जैसे कि आप देख सकते हो, हेयर इज ईमेल आईडी एंड व्हाट्सएप नंबर, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। तो आइए विदाउट वेस्टिंग द टाइम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करते हैं सबसे पहले कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की। याद रखिए, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट आर द कॉन्ट्रैक्ट विच आर बेस्ड ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट, यानी कि ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जिनका परफॉर्मेंस बेस करता है किसी इवेंट के होने या नहीं होने पर। क्या कहा गया, देखिए, एज अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज वन हुज परफॉर्मेंस इज अनसर्टन, जिसका परफॉर्मेंस जो है वो अनसर्टन है, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा या नहीं होगा ये पूरी तरह से अनसर्टन है। इट मे नॉट बी परफॉर्म, आप कह सकते हो। परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विच कम्स अंडर दिस कैटेगरी डिपेंड्स ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टन इवेंट। कुछ इवेंट के होने या नहीं होने पर आप कह लीजिए इसका जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के रूप में आप ले लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी आर द पॉपुलर इंस्टेंस ऑफ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इसके अलावा मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। मान लीजिए कि अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि आई विल सेल यू राइस इफ इट रेन्स, अगर इस साल बारिश हुई तो मैं आपको राइस सेल करूंगा। तो गाइज यहाँ पर जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है टू सेल द राइस, इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन रेन, आप कह लीजिए। तो बारिश के होने पर वो डिपेंड करता है। बारिश होगी तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा, बारिश नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। ऐसे ही यहाँ पर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आप कह लीजिए, अगर आप फायर इंश्योरेंस लेते हो तो फायर इंश्योरेंस लेने के बाद अगर आपके घर पे आग लगती है, इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश समझ लीजिए अगर आग लग रही है आपके घर में, तो ही आपके इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा पे करेगी, अदरवाइज आपको पैसा पे नहीं किया जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हो, इंडेमनिटी हो या इंश्योरेंस हो, ये सारे सारे कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के टाइप है, या कह लीजिए एग्जाम्पल है, आप कह सकते हो। आगे बढ़ते हैं। द कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू or not to do something if some event collateral to such contract does or does not happen। तो अगर मान लीजिए जो भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, अगर वो होती है या वो नहीं होती है, तो इन दैट केस आपको वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है, अदरवाइज आपको परफॉर्म नहीं करना है। सिमिलरली ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे 10,000 टू बी इफ द हाउस बर्न। क्या कहा गया कि अगर ए क्या कह रहा है बी को कि मैं आपको 10,000 दूंगा अगर आपका घर जल जाता है, तो यहाँ पर घर जलेगा तो ही पेमेंट की जाएगी, अदरवाइज पेमेंट नहीं की जाएगी। सिमिलरली ए आस्क B to give loan to M and promise that A will repay the loan if M does not return। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का एग्जाम्पल है ये, कह लीजिए आप। आगे हम लोग ये टर्म पढ़ेंगे। तो क्या होता है, आप किसी की गारंटी लेते हो। यहाँ पर क्या हो रहा है, ए जो है वो क्या कह रहे हैं, बी के पास में गारंटी ले रहा है एम की, और बी को कह रहा है कि आप एम को लोन दे दो, अगर एम नहीं रीपे कर पाया तो मैं पे करूंगा। तो यहाँ पर एम नहीं रीपे कर पाया तो ए पे करेगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है अगेन कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, आप कह लीजिए। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के कुछ इसेंशियल्स बताए गए हैं, कुछ बेसिक बताए गए हैं। सबसे पहले, द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट वुड बी डिपेंड अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट। कुछ होने या नहीं होने के ऊपर, किसी इवेंट के ऊपर हमेशा आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बेस करेगा इन केस ऑफ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में। जैसे अगेन एग्जाम्पल है, ए प्रॉमिस टू पे 50,000 टू बी इफ इट रेन्स। अगर पहले ही महीने में, लाइक मान लीजिए जून में ही अगर बारिश हो गई, तो ए कह रहा है कि वो 50,000 देगा बी को। तो यहाँ पर आप कह लीजिए किसी चीज़ के होने या नहीं होने पर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिपेंड करता है। द इवेंट रिफर टू दिस कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट। ये जो इवेंट है ये हमेशा कोलैटरल होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के, यानी आप ऐसे इवेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो जो कह लीजिए जुड़े हुए हैं किसी ना किसी तरीके से, जो पूरी तरह से डिफरेंट टर्म है
उसके बेस पर, उस इवेंट के बेस पर आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। लाइक मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको वॉच सेल करूंगा अगर इंडिया मैच जीतेगा, तो यहाँ इंडिया के मैच जीतने पर या मेरे वॉच सेल करने के बीच में कोई लिंक नहीं है, तो ये जो रीज़न है, ये जो इवेंट है, ये कोलैटरल नहीं है, तो इसको आप, इसके बेस पर आप कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं कर सकते। तो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमेशा कोलैटरल इवेंट के ऊपर डिपेंड होगा, जो उससे जुड़े हुए रीज़न है या ऐसे रीज़न, ऐसे इवेंट जिसका इफेक्ट हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, उन्हीं के बेस पर ये डिपेंड करेगा। आगे क्या कहा गया, कॉन्टिजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ अ स्पेसिफाइड इवेंट विद अ फिक्स टाइम। एक फिक्स टाइम आपको बताया जाएगा, उस फिक्स टाइम में वो इवेंट अगर होता है या नहीं होता है तो ही कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है परफॉर्म होगा। सेक्शन 35 में कहा गया, स्पेशली आप कह लीजिए, दैट कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ अ स्पेसिफिक सर्टेन इवेंट हैपन विद इन अ फिक्स टाइम। एक फिक्स टाइम के अंदर में वो होगा तो ही। बिकेम वॉइड इफ द एक्सपायरेशन, जैसे ही टाइम पूरा हो जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल, ए प्रॉमिस बी टू सम द मनी इफ सर्टन शिप रिटर्न विद इन अ ईयर। एक शिप है, ए कहता है कि मैं आपको अमाउंट दूंगा अगर वो शिप एक साल में वापस आ जाता है। अब मान लीजिए कि शिप रिटर्न विद इन द ईयर, देन कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, एंड बिकम वाइड इफ द शिप बर्न विद इन अ ईयर। एक साल के अंदर ही वो शिप जल गया, एक साल के अंदर वो शिप वापस आया ही नहीं, तो एक साल के बाद अगर वो शिप आ रहा है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट अपने आप खत्म हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तो एक 1 ईयर अगर मेंशन किया गया है तो इस 1 ईयर के अंदर ही वो जो इवेंट है वो हैपन होना चाहिए, वो इवेंट होगा तभी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा, बट विद इन अ स्टिपुलेटेड पीरियड। जो स्पेसिफिक इवेंट है, फिक्स टाइम बताया गया है, फिक्स टाइम में होना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, कॉन्टिजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट। अब कुछ इवेंट ऐसे होते हैं जो इम्पॉसिबल होते हैं, तो इम्पॉसिबल इवेंट के लिए अगर आप कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो जो है वो पूरी तरह से वॉइड होगा। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, ए बी को कहता है कि 1 लाख रुपये देगा वो इफ सन राइजेज इन दी वेस्ट। अगर सूरज पूरब की जगह पश्चिम से निकले तो वो 1 लाख, कह लीजिए 1 लाख रुपीज़ देगा, बट ये सिचुएशन इम्पॉसिबल है। सूरज कभी भी आप कह लीजिए पश्चिम से नहीं निकलता, तो यहाँ पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको कॉन्टिजेंट तो नहीं कहेंगे, बट ये कॉन्ट्रैक्ट सिंपली कह लो आप, आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट को कोई वैल्यू नहीं है, अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट आप कह लीजिए। सिमिलरली, एक्स एग्री टू पे वाई 1 लाख इफ टू स्ट्रेट लाइन शुड एनक्लोज। गाइस, दो पैरेलल लाइन का मतलब ये होता है जो कभी एक दूसरे को एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती है। एक्स क्या कह रहा है वाई को कि अगर दो पैरेलल लाइन अगर एक दूसरे को अगर क्रॉस करेगी तो मैं आपको 1 लाख रुपीज़ दूंगा। अगेन कॉन्ट्रैक्ट आपका, एग्रीमेंट आपका वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। तो इम्पॉसिबल इवेंट के लिए कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, कह लीजिए आप। अब बात करते हैं गाइस क्यूसी कॉन्ट्रैक्ट की। अगेन सिंपल टर्म है। क्यूसी कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन बहुत सिंपल है, आसान भाषा में समझ लीजिए। क्यूसी कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बट अ कॉन्ट्रैक्ट। या क्यूसी कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हुए भी कॉन्ट्रैक्ट है। गाइस, नॉर्मली हम लोग क्या कहते हैं कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, जब एक एग्रीमेंट साइन होता है। और हम लोग कहते हैं एग्रीमेंट दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक होता है ऑफर और दूसरा होता है, कह लीजिए आप, एक्सेप्टेंस। तो ऑफर और एक्सेप्टेंस से मिलकर बनता है आपका एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो ही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अब क्यूसी कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां ना तो कोई ऑफर होता है ना तो कोई एक्सेप्टेंस होता है, यानी कि यूं कह लीजिए कोई एग्रीमेंट होता ही नहीं फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट है। क्योंकि ये जो क्यूसी कॉन्ट्रैक्ट है ये मान लीजिए आपके लीगल ऑब्लिगेशंस हैं, ये आपके ऐसे लीगल ऑब्लिगेशन है जो आपको पूरे करने ही हैं, भले ही आपने उन्हें एक्सेप्ट किया हो या नहीं किया हो। लाइक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल वी हैव टू पे द टैक्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको आके ऑफर नहीं करती कि मिस्टर एक्स क्या आप टैक्स पे करोगे, वो डायरेक्टली टैक्स चार्ज करते हैं एंड यू हैव टू पे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आपके बीच में वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्यूसी कॉन्ट्रैक्ट है। आइए डिटेल में देखते हैं क्या कहा हम लोगों ने कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट कंटेन certain essential element such as offer and acceptance, capacity to contract, consideration, free consent, but sometime the law implies a promise imposing obligation। तो कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ ना तो ऑफर एक्सेप्टेंस ना तो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट देखा जाता है, ना कंसिडरेशन या फ्री कंसेंट की बात होती है, बस एक ऑब्लिगेशन के रूप में कुछ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किए जाते हैं। ऐसे एग्रीमेंट जहाँ पर ना तो आप कह लीजिए ऑफर है ना तो एक्सेप्टेंस है ना तो कोई जेन्युइन कंसेंट है ना तो आप कह लीजिए लॉफुल कंसिडरेशन है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को, ऐसे एग्रीमेंट को ही आप कह लीजिए क्यूसी कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है।
तो सच केसेस आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट इन द स्ट्रिक्ट सेंस। आप कह लीजिए एक प्योर सेंस में तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि पार्टी को वो कॉन्ट्रैक्ट वो जो टर्म्स है वो परफॉर्म करने ही पड़ते हैं, इसीलिए कोर्ट जो है इनको कॉन्ट्रैक्ट के रूप में कह लीजिए मेंशन करता है। तो दिस रिलेशन रिसेंबलिंग दोज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर कॉल्ड एज क्यूसी कॉन्ट्रैक्ट आप कह लीजिए, इसीलिए इनको क्यूसी कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। ये कह लीजिए रिसेंबलिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट की ही तरह है ये। Even in the absence of contract, certain social relations give the rise to certain specific obligation to perform by the certain person. Like for example, many time क्या होता है कि आप कह लीजिए कि लीगल कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, लीगल ऑब्लिगेशन तो नहीं है, बट कुछ सोशल रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जिसमें आपको वो ऑब्लिगेशन जो है वो पूरा करना ही पड़ता है, और वो ऑब्लिगेशन जो है वो क्रिएट हो जाता है बाय द सोशल रिलेशन। देखिए क्यूसी कॉन्ट्रैक्ट आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसेंस आप कह लीजिए। तो एक ओवरऑल आप कह लीजिए दिस इज नथिंग बट द एथिक्स। एथिक्स के बेस पर आप कह लीजिए आपका जो क्यूसी कॉन्ट्रैक्ट है वो डिपेंड करता है। कुछ चीज़ें होती है सोसाइटी में जो आपको करनी ही पड़ती हैं, आप कह लीजिए बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी या जस्टिस आप कह लीजिए। तो क्यूसी कॉन्ट्रैक्ट और अ कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट रेस्ट अपॉन द मैक्सिम्स नो मैन मस्ट ग्रो रिच आउट ऑफ अनदर पर्सनस लॉस। यानी कि ऑब्वियसली जैसे देखिए आप कहा जाता है कि कोई एक पर्सन अमीर होता है अगर किसी दूसरे पर्सन को लॉस पहुंचाकर, तो वो सही नहीं है। तो उसी के बेस पर आपका क्यूसी कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है। एग्जाम्पल देकर बताया, मान लीजिए कि टी एक ट्रेड्समैन है, ही लीव्स द गुड्स एट सीज हाउस बाय मिस्टेक, C treat the goods as his own, C is bound to pay the goods. Like for example मान लीजिए कि B T जो है वो एक ट्रेडमैन है, एक सेल्समैन है कह लीजिए आप। C के घर पे वो कुछ गुड्स भूल गया और C ने क्या किया, उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो अब C की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करेगा, T को पेमेंट करेगा गुड्स का। यहाँ पर देखिए T और C के बीच में कोई ऑफर या एक्सेप्टेंस नहीं हुआ था, कोई कंसेंट नहीं था, लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्ट जो फॉर्म हुआ, तो इसी को हम लोग क्यूसी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। Similarly, A pays some money to B by mistake. It is really due to C. B must refund. Guys, मैंने अगर आपको कुछ अमाउंट पे कर दिया जो किसी और को पे करना था, तो ऐसे केस में आपको वो अमाउंट मुझे रिफंड करना पड़ेगा, हालांकि आपके और मेरे बीच में ऐसा कोई एग्रीमेंट या कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। एग्जाम्पल के रूप में बताया गया, कह लीजिए आप कि एक फ्रूट का पार्सल था विच इज डिलीवर अंडर द मिस्टेक टू आर who consumed the fruit thinking them the birthday present, R must return the parcel। तो अगर मान लीजिए कोई फ्रूट पार्सल आर के पास में आ रहा है गलती से, और आर जो है उसको बर्थडे प्रेजेंट समझ कर कंज्यूम कर भी ले रहा है, तो यहाँ पर आगे चल के आर को उस फ्रूट्स के बदले में पेमेंट करने पड़ेंगे। हालांकि ऐसा कोई भी एग्रीमेंट आर के साथ नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी उसको ही इज़ बाउंड टू पे बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ क्यूसी कॉन्ट्रैक्ट। तो यूँ कह लीजिए क्यूसी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस क्रिएट करता है। ये ओवरऑल दीज आर द रिलेशन and called as QC contractual obligations. In India, it is also called as certain relation resembling those created by contract. तो अल्टीमेटली आप कह लीजिए कि ये वो रिलेशन है जो रिसेंबल हो जा रहे हैं, जो क्रिएट हो रहे हैं विदाउट क्रिएशन, विदाउट एनी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, बट यू हैव टू फुलफिल दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहा गया, तो अल्टीमेटली दीज आर द obligations which gives a rise to expressly enacted if necessaries are supplied to a person who is incapable। लाइक मान लीजिए कोई माइनर है, आपने उसको नेसेसिटी सप्लाई किया, या मान लीजिए कोई व्यक्ति नशे में था, आप टैक्सी ड्राइवर हो, कोई व्यक्ति नशे में था, आप उसको उसके घर पे ले जाकर छोड़ देते हो, तो ऐसे केस में वो पर्सन जो है वो नीडी पर्सन था, तो यहाँ पर आपने जो भी सर्विस परफॉर्म की है आपको उसके लिए आप कंसिडरेशन डिमांड कर सकते हो, एंड दैट पर्सन जो ड्रंकन पर्सन था उसको वो पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त में उसकी वो ज़रूरत थी और उसको वो प्रोवाइड की गई थी। यहाँ पर दैट इज़ द क्यूसी कॉन्ट्रैक्ट आप कह लीजिए। सिमिलरली ए सप्लाई बी एक लुनेटिक पर्सन या माइनर है कह लीजिए आप, नेसेसरीज सुटेबल टू हिज कंडीशन इन लाइफ, ए एंटाइटल टू रीएम्बर्स द अमाउंट। तो क्या कहा गया कि ए है जो बी को कोई भी नेसेसिटी प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ आप मान लीजिए बी जो है वो या तो माइनर है आप कह लीजिए, या फिर वो कह लीजिए आप अनसाउंड माइंड है यानी कि लुनेटिक है आप कह लीजिए। तो ऐसे केस में अगर ए जो है वो नेसेसिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो बाद में बी की प्रॉपर्टी से वो अमाउंट वो क्लेम कर सकता है, बी की प्रॉपर्टी से वो अमाउंट जो भी सप्लाई किया गया है वो डिमांड कर सकता है। यहाँ पर ए और बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो अगेन क्यूसी कॉन्ट्रैक्ट होगा। Similarly, a person who is interested in the payment of money which another is bound to pay,
who therefore pay is entitled to reimburse the amount. Like मान लीजिए कि यहाँ पर B hold the land in Bengal on the lease granted to A, the zamindar, the revenue payable by A to the government being an error, his land is advertised for sale by the government. Under the revenue law, the consequences of sale will be annulment of the B's lease. B, to prevent the sale and to consequent annulment in his own lease, pays the government the sum due from A. A is bound to make a good to B the amount so paid. Guys, क्या कहा गया कि बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है. A एक पर्सन इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी विच अनदर पर्सन इज बाउंड टू पे. लाइक बी एक लैंड है, बी का एक ज़मीन आप कह लीजिए, जो क्या क्या कह लीजिए आप लीज पर दिया गया है ए को, जो कि एक ज़मींदार है. तो ऐसे में जो भी रेवेन्यू पेएबल है, मान लीजिए आप गवर्नमेंट का, तो जो भी रेवेन्यू ए पे कर रहा है एज ए ज़मींदार, बी की जिम्मेदारी है बाद में वो ए को वो अमाउंट पे करेगा. तो मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल में आप मेरा फ्लैट खरीद रहे हो, फ्लैट के ऊपर मान लीजिए घर पट्टी बाकी है, यानी कि जो म्यूनसिपल टैक्सेस है वो बाकी है, तो आप वो पे कर दे रहे हो, बाद में मेरी जिम्मेदारी कि मैं वो अमाउंट आपको पे करूँगा. तो यहाँ आपके और मेरे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हुआ था, बट फिर भी आपने अगर अमाउंट पे किया तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे यू बैक, टू रीएम्बर्स यू, एंड दैट इज़ बिकॉज इट इज़ एन ऑब्लिगेशन. और क्योंकि गाइज ये एक ऑब्लिगेशन है, कह लीजिए आप, अगेन इट फॉर्म्स अ क्यूसी कॉन्ट्रैक्ट. तो ऑब्लिगेशन या सेट ऑफ ऑब्लिगेशन है, तो क्यूसी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगा. आगे बात करते हैं एग्जाम्पल. अ पर्सन हु इंजॉय द बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेचुशियस एक्ट बाउंड टू मेक अ कॉम्पनसेशन. लाइक एक ट्रेडमैन लीव्स द गुड्स. अगेन एग्जाम्पल हमने देखा था कि यहाँ पर ए जो है वो एक ट्रेडमैन है, वो बी के घर पे कुछ सामान छोड़ दे रहा है, बी उसको इस्तेमाल कर रहा है, तो ही इज़ रिस्पॉन्सिबल टू मेक द पेमेंट, उसको पेमेंट करना ही पड़ेगा. तो अगर आपको कोई बेनिफिट मिल जा रहा है तो बाद में आपको उस बेनिफिट के लिए पे करना पड़ेगा. पर्सन हु फाइंड द लॉस्ट प्रॉपर्टी. मान लीजिए आपको किसी का पर्स मिल जाता है, तो आपकी जिम्मेदारी कि आप वहाँ पर बैली बन जाते हो, आपको वो पर्स आपका नहीं हो, जिसका है उसको ढूंढकर आपको वो पर्स लौटाना आपकी जिम्मेदारी, या फिर नॉर्मली जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर आपको ले जाकर देना है. तो आपके और उस पर्सन के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हुआ है. लाइक मान लीजिए मेरा पर्स गिर गया, मेरे पर्स में आधार कार्ड था, वो देखते हुए मान लीजिए कि आराधना क्या कर रहे हैं कि वो पर्स लेकर मेरे पास में आ रहे हैं और मुझे लौटा रहे हैं, मेरा एड्रेस था. तो यहाँ पर आराधना के लिए ये मान लीजिए सोशल ऑब्लिगेशन था, और मेरे और आराधना के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था कि आराधना मैं पर्स गिरा दूंगा आप लेकर आ जाना. तो गाइज इस तरीके से आप कह लीजिए ये हो जाता है आपका क्यूसी कॉन्ट्रैक्ट. लास्ट बट नॉट लीस्ट, इफ द मनी इज पेड गुड्स डिलीवर बाय मिस्टेक अंडर क्वेश्चन द रेसिपेंट मस्ट रिपे द रेस्टोरेशन. क्या कहा गया कि लाइक मान लीजिए कि मैंने आपने मुझे धमका कर डरा कर मुझसे कुछ पैसे ऐंठ लिए, तो अब मेरी जिम्मेदारी है कि वो अमाउंट मैं आपको रिपे करूं, मैं वो अमाउंट आपको रिटर्न दे दूं. तो क्वेश्चन के अंडर में अगर आपको कोई भी बेनिफिट मिल रहा है और ये साबित हो जाए कि आपने फोर्सफुली वो बेनिफिट गेन किया है, तो अगेन उसके लिए यू हैव टू पेड फॉर, आपको वो अमाउंट जो है वो रिटर्न करना पड़ेगा. लाइक मान लीजिए मैंने किसी को डरा धमका कर उसकी प्रॉपर्टी साइन करवा ली, अगर वो ये साबित कर दे कि मैंने डरा धमका कर किया है, तो मुझे वो प्रॉपर्टी रिटर्न करना पड़ेगा. तो यहाँ पर ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हुआ था, बट फिर भी मुझे प्रॉपर्टी रिटर्न करना पड़ रहा है. तो ये ओवरऑल आप कह लीजिए दिस इज़ बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ क्यूसी कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट जो था वो क्यूसी कॉन्ट्रैक्ट था, आप कह सकते हो. तो गाइज दैट वाज ऑल अबाउट, सो दैट वाज अबाउट द क्यूसी कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट. थैंक यू फॉर सच अ प्रिटेंड लिसनिंग. कोई भी डाउट है तो आप लोग मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हो, मेल कर सकते हो. थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे.